नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि आप लोगों के लिए राजस्थान की ज्योग्राफी की एक सीरीज की शुरुआत की थी, उसी सीरीज में आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान के सामान्य परिचय पर। साथ ही साथ हम चर्चा करेंगे राजस्थान की उत्पत्ति, स्थिति और विस्तार पर। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं हम राजस्थान के सामान्य परिचय पर। यानी बात करते हैं हम राजस्थान की, यानी जिस भूभाग के लिए या जिस राज्य के लिए आज हम राजस्थान शब्द का प्रयोग करते हैं, इस राज्य के लिए प्राचीन काल में क्या क्या नाम दिए गए थे। साथ ही साथ जब अंग्रेजों का शासन था भारत पर, उस समय राजस्थान के लिए कौन कौन से शब्द प्रयोग में लाए गए, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रामायण काल की। यानी रामायण में वाल्मीकि ने राजस्थान के लिए, यानी रामायण के रचयिता है वाल्मीकि जी, इन्होंने राजस्थान के लिए जो शब्द प्रयोग किया है वो शब्द प्रयोग किया है मरुकांतर। मरुकांतर यानी राजस्थान के लिए वाल्मीकि के द्वारा प्रयोग किया गया शब्द कौन सा है? मरुकांतर। उसके बाद राजस्थान में बसंतगढ़ जगह है सिरोही में। बसंतगढ़ सिरोही में एक शिलालेख मिला है। उस शिलालेख में राजस्थान के लिए जो शब्द उल्लेखित है वो है राजस्थानियादित्य। तो आपसे सीधे सीधे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि वाल्मीकि ने राजस्थान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया, तो आपका उत्तर हो जाएगा मरुकांतर। अगला पूछा जा सकता है आपसे कि बसंतगढ़ सिरोही का जो शिलालेख है उसमें राजस्थान के लिए किस शब्द का प्रयोग मिलता है, तो आपका आंसर हो जाएगा राजस्थानियादित्य। फिर बात करते हैं हम सन 1800 की। सन 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस नामक एक व्यक्ति होता है और ये राजस्थान के लिए शब्द प्रयोग में लाते हैं राजपूताना। अभी हम चर्चा करेंगे कि यहां से आपसे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर आगे बात आती है सन 1829 की, और 1829 में एक व्यक्ति है कर्नल जेम्स टोड। इन्होंने राजस्थान के लिए जो शब्द प्रयोग किया, कर्नल जेम्स टोड, इन्होंने राजस्थान के लिए शब्द प्रयोग किया राजस्थान या राजस्थान। राजस्थान या राजस्थान। और इन्होंने जो इस शब्द का उल्लेख किया वो अपनी एक बुक में किया, और उस बुक का नाम था एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। अब देखते हैं यहां से किस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ध्यान रखना कई बार जो इजी टॉपिक होते हैं उन्हें हम हल्के में ले लेते हैं और वहां से सीधे से प्रश्न पूछे जा सकते हैं हमसे, और वहां हम कंफ्यूज हो सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको बिल्कुल अच्छे से जो इजी चीजें होती है उनको बिल्कुल अच्छे से करना होता है, क्योंकि एग्जाम हॉल में अक्सर ये होता है कि हमें आते हुए प्रश्न गलत हो जाते हैं, और उसके पीछे जो कारण होता है वो होता है कि हम उन टॉपिक को हल्के में लेते हैं, यानी उनको हम इतना महत्व नहीं देते हैं जितना बाकी टॉपिक को देते हैं। तो ऐसे में वो टॉपिक जो है उनके प्रश्न गलत होने के चांसेस होते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपसे दोनों साइड से कैसे भी पूछा जा सकता है। पहला पूछा जा सकता है कि वाल्मीकि के द्वारा राजस्थान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया, तो आपका उत्तर हो जाएगा मरुकांतर शब्द का प्रयोग किया गया। फिर अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान के लिए मरुकांतर शब्द का प्रयोग करने वाले कौन थे, तो आपका आंसर हो जाएगा वाल्मीकि। अगला प्रश्न पूछा जा सकता है बसंतगढ़ सिरोही का जो शिलालेख है उसमें राजस्थान के लिए किस शब्द का उल्लेख मिलता है, तो आपका आंसर हो जाएगा राजस्थानियादित्य। या राजस्थान के लिए राजस्थानियादित्य शब्द का उल्लेख किस जगह मिलता है, तो आपका आंसर हो जाएगा बसंतगढ़ सिरोही के लेख में। फिर जॉर्ज थॉमस जो थे उन्होंने राजस्थान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया, तो आपका आंसर हो जाएगा राजपूताना। और यदि प्रश्न उल्टा पूछा जाए कि राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द या राजस्थान को राजपूताना शब्द से संबोधित करने वाले व्यक्ति, तो आपका आंसर हो जाएगा जॉर्ज थॉमस। और इन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल किया था 1800 ईस्वी में। उसके बाद बात करते हैं कर्नल जेम्स टोड की, जिनको घोड़े वाले बाबा के नाम से जाना जाता है, साथ ही साथ राजस्थान के इतिहास के पितामह के नाम से जाना जाता है। ये इनके बारे में फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। इन्होंने 1829 ईस्वी में अपनी एक पुस्तक है
एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, या इसी का दूसरा नाम है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट इन इंडिया। तो उसमें इन्होंने राजस्थान के लिए जो शब्द प्रयोग लिया है वो लिया है राजस्थान या राजस्थान। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और यहां से सीधा सा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग करने वाला व्यक्ति कौन था, तो आंसर हो जाएगा कर्नल जेम्स टोड। इन्होंने इस शब्द का प्रयोग अपनी किस पुस्तक में किया, तो आपका आंसर हो जाएगा एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। फिर क्वेश्चन उल्टा भी पूछा जा सकता है कि एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक के लेखक कौन है, तब आपका आंसर होगा कर्नल जेम्स टोड। और यदि प्रश्न ऐसे पूछा जाए कि एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक में राजस्थान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, तो ऐसी कंडीशन में आपका उत्तर होगा राजस्थान या राजस्थान। इस बात का आपको ध्यान रखना है। यानी ये वो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जो एग्जाम में आपसे सीधी सीधी पूछी जा सकती है। उसके बाद बात करते हैं हम कि राजस्थान जब हम स्वतंत्र हो गए थे, स्वतंत्रता के बाद जब एकीकरण की प्रक्रिया चल रही थी, तो उस एकीकरण की प्रक्रिया के दौरान कब कब राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ, विधिवत रूप से राजस्थान शब्द का प्रयोग कब हुआ, फिर राजस्थान का जो वर्तमान स्वरूप है वो कब अस्तित्व में आया, इन सारी बातों पे हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम 25 मार्च 1948। 25 मार्च 1948 जब राजस्थान का एकीकरण चल रहा था, उस समय राजस्थान के एकीकरण के द्वितीय चरण में शब्द प्रयोग में लाया गया था पूर्वी राजस्थान संघ। पूर्वी राजस्थान संघ, पूर्वी राजस्थान संघ। और इस शब्द में पहली बार बीच में कौन सा शब्द आया, राजस्थान शब्द आया। इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं हम 30 मार्च 1949 की, जब राजस्थान के एकीकरण का चौथा चरण था और राजस्थान की 3 बड़ी रियासतें जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर इसमें सम्मिलित हो गई, तो उस समय इसके लिए जो शब्द प्रयोग में लाया गया वो लाया गया था वृहद राजस्थान। वृहद राजस्थान। और क्योंकि राजस्थान की बड़ी बड़ी जो रियासतें थी वो सारी की सारी रियासतें राजस्थान में सम्मिलित हो चुकी थी, ऐसी कंडीशन में 30 मार्च 1949 का जो दिन है इसको लंबे समय तक या चिरकालिक बनाए रखने के लिए हमने 30 मार्च को एक दिवस मनाना प्रारंभ किया। वो दिवस है राजस्थान दिवस। यानी प्रतिवर्ष राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 30 मार्च को। यानी 30 मार्च को हम राजस्थान दिवस मनाते हैं। उसके बाद 26 जनवरी 1950 राजस्थान के एकीकरण का छठा चरण, साथ ही साथ इस दिन भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था। तो इस दिन विधिवत रूप से राजस्थान के लिए जो शब्द प्रयोग किया गया वो किया गया था राजस्थान शब्द प्रयोग। फिर क्योंकि अभी भी राजस्थान का जो मध्यवर्ती भाग है अजमेर, मेरवाड़ा, वो अभी भी राजस्थान में सम्मिलित नहीं हुआ था, तो वो सम्मिलित हुआ था 1 नवंबर 1956 को। और इसी समय राजस्थान ने अपना जो वर्तमान स्वरूप है वो प्राप्त किया था। तो इसको हम मनाते हैं 1 नवंबर को राजस्थान की स्थापना दिवस के रूप में या राजस्थान के गठन दिवस रूप में, क्योंकि राजस्थान जो था उसने अपना जो वर्तमान स्वरूप है वो वर्तमान स्वरूप कब प्राप्त किया, वर्तमान स्वरूप प्राप्त किया 1 नवंबर 1956 को। और पूछा जाए यदि आपसे कि इस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे, तो ऐसी कंडीशन में आपका आंसर हो जाएगा मोहनलाल सुखाड़िया। यानी मोहनलाल सुखाड़िया जो थे वो राजस्थान के मुख्यमंत्री थे और उनके कार्यकाल के दौरान राजस्थान जो है उसने अपना वर्तमान स्वरूप प्राप्त किया। तो यहां से सीधे सीधे आपसे फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि द्वितीय चरण में राजस्थान के लिए किस नाम का प्रयोग किया गया, तो आपका आंसर होगा पूर्वी राजस्थान संघ। फिर अगला प्रश्न पूछा जा सकता है कि 30 मार्च 1949 यानी एकीकरण के चरण की बात करें हम, तो ये चौथा चरण है और इस चरण के कंप्लीट होने के बाद राजस्थान की 4 बड़ी रियासतें, 3 जय और 1 बी, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, यानी जो 4 महत्वपूर्ण बड़ी रियासतें थी वो राजस्थान में सम्मिलित हो गई, इसलिए हमने इसको नाम दिया है क्या, बृहद राजस्थान। फिर आगे 26 जनवरी
1950 को जब हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ तो विधिवत रूप से हमारे राज्य के लिए शब्द प्रयोग किया गया राजस्थान। और अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान ने अपना जो वर्तमान स्वरूप है वो कब प्राप्त किया? तो वो प्राप्त किया 1 नवंबर 1956 को। यानी राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में कब आया? तो आंसर हो जाएगा 1 नवंबर 1956 को। साथ ही साथ प्रश्न आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान का पूर्ण एकीकरण कब हुआ? तो भी आपका आंसर होगा 1 नवंबर 1956। ये वो सारे फैक्चुअल क्वेश्चन हैं डेट से रिलेटेड जो आपसे एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं हम राजस्थान की उत्पत्ति की, कि राजस्थान की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई और राजस्थान किस भूभाग का हिस्सा है, या राजस्थान जो है उसमें भारत के कौन कौन से भागों का हिस्सा, राजस्थान के जो विभिन्न भाग है उनमें है। तो बात करते हैं हम प्राचीन काल में जो स्थलीय भाग था उसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता था पेंजिया, और जो जलीय भाग था वो एक जगह इसके चारों तरफ एकत्रित था और उसके लिए हम शब्द प्रयोग करते थे पैंथालासा। अब क्योंकि जो स्थलीय भाग है उस स्थलीय भाग से ही महाद्वीपों का निर्माण होगा, तो ऐसी कंडीशन में यह जो भाग था वो कौन सा भाग था? ये भाग था महाद्वीपीय भाग, और पैंथालासा जो था वो था महासागरीय भाग, महासागरीय भाग। अब हुआ क्या कि ये जो विशाल भूखंड था पेंजिया, ये पेंजिया 2 भागों में टूटता है, और 2 भागों में जो टूटता है उसमें से एक उत्तरी भाग होता है और एक दक्षिणी भाग होता है। उत्तरी भाग जो होता है उसके लिए नाम दिया जाता है अंगारा लैंड, यानी उत्तरी भाग क्या कहलाया? अंगारा लैंड कहलाया। और दक्षिणी जो भाग है, दक्षिणी हिस्सा जो टूट के आया वो कहलाया गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। अब जो जलीय भाग था वो जलीय भाग इन दोनों भागों के मध्य वितरित हो गया, जिसको नाम दिया 33 सागर। यानी जलीय भाग जो पैंथालासा वाला भाग था उसको हमने नाम दे दिया क्या? 33 सागर। अब ये जो 2 भाग है अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, ये भाग आगे चलकर विभाजित हुए और विभाजित होकर इन्होंने निर्माण किया 7 महाद्वीपों का। और ध्यान रखना कि जो अपना भारत है या राजस्थान है उसमें एक ही चीज आपको ध्यान रखनी है, उसमें जो भी हिस्सा है वो गोंडवाना लैंड का है। यानी अंगारा लैंड जो है उसका हिस्सा न तो भारत में मिलेगा न राजस्थान में मिलेगा। तो ऐसी कंडीशन में राजस्थान के रेस्पेक्ट में जब हम बात करेंगे कि राजस्थान जो है उसके निर्माण में किसका योगदान रहा है, तो ध्यान रखना अंगारा लैंड का अपने पास ऑप्शन होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि राजस्थान में अंगारा लैंड का कोई भी भाग नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में राजस्थान के संदर्भ में हमारा आंसर क्या होगा? गोंडवाना लैंड। साथ ही साथ 33 सागर जो है उससे भी राजस्थान का भाग बनता है। कौन सा भाग बनता है अभी हम देखेंगे कि 33 सागर से कौन सा भाग बनता है, गोंडवाना लैंड से कौन सा भाग बनता है। फिर यहां से सीधे जनरल नॉलेज के जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जनरल जीके के जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं कि प्राचीन काल में पृथ्वी का जो महाद्वीपीय भाग था या जो स्थलीय भाग था उसको किस नाम से जाना जाता था? तो आपका आंसर हो जाएगा पेंजिया के नाम से। फिर जो महासागरीय भाग है यानी ये पैंथालासा जो है इसका जल फिर जो अपने महासागर है उन महासागरों में आ जाता है। यानी महासागरीय भाग या जलीय भाग जो है उसको प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? तो ऐसी कंडीशन में आपका आंसर हो जाएगा पैंथालासा के नाम से जाना जाता था। फिर ये पेंजिया जो है वो 2 भागों में टूटता है। एक भाग है अंगारा लैंड, ध्यान रखना उत्तरी भाग अंगारा लैंड और दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड। कई बार यह भी पूछ लिया जाता है कि पेंजिया जो है उसका उत्तरी भाग किस नाम से जाना जाता है या दक्षिणी भाग किस नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखना यदि अपन बात करें उ और दे में से तो पहले कौन आता है? ए आएगा, उ आएगा, तो उ, और इधर बाद में कौन आएगा? दे। फिर हम बात करते हैं ए और ग में से, तो ए पहले आएगा, गे बाद में आएगा। तो उत्तर मतलब आपको याद रखना है अंगारा लैंड, या आप इसको सीधा ऐसे भी याद कर सकते हो। उत्तर का जो ये है इसको सीधा ऐसे करते ही ए बन जाएगा, तो इसका मतलब अंगारा लैंड जो है वो भाग है कौन सा? उत्तरी भाग, और गोंडवाना लैंड जो है वो भाग है कौन सा? दक्षिणी भाग। फिर हम चर्चा करते हैं कि इन भागों में से राजस्थान के निर्माण में किन किन भागों का योगदान है। तो ध्यान रखना
राजस्थान के निर्माण में गोंडवाना लैंड और तैतीस सागर का महत्वपूर्ण योगदान है। यानी राजस्थान की जो उत्पत्ति हुई है वो उत्पत्ति किससे हुई है, यानी यदि मैं राजस्थान की उत्पत्ति की बात करूं, राजस्थान की उत्पत्ति, तो राजस्थान की उत्पत्ति जो हुई है वो गोंडवाना लैंड और तैतीस सागर से हुई है। आप इसको सीधा याद रख सकते हो जीटी से, क्योंकि ग्रैंड ट्रंक रोड सहरसा सूरी ने बनवाई थी भारत के लिए। फिर जीटी से आप याद रखोगे, जी से गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड, और टी से आप याद रखोगे तैतीस सागर, तैतीस सागर। अब राजस्थान के कौन कौन से भाग गोंडवाना लैंड के भाग हैं और कौन कौन से भाग तैतीस सागर के भाग हैं, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो राजस्थान में दो भागों में पहला तो भाग है अरावली, जो कि विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमालाओं में शामिल है। यानी एक तो है अरावली और दूसरा है हड़ौती का पठार, हड़ौती का पठार। ये दोनों भाग हैं किसके, गोंडवाना लैंड के। तो सीधा आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान में गोंडवाना लैंड का भाग कौन सा है, तो ऐसी कंडीशन में अरावली और हड़ौती का जो पठार है वो भाग हो जाएंगे किसके, गोंडवाना लैंड के। फिर बात करते हैं तैतीस सागर की। तो तैतीस सागर के जो अवशेष है वो है पूर्वी मैदानी प्रदेश और पूर्वी मैदानी प्रदेश और पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। यानी राजस्थान की पश्चिम दिशा में जो विशाल थार का मरुस्थल है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, ये भाग है किसका, तैतीस सागर का। यानी राजस्थान की उत्पत्ति किस किस से मिलकर हुई है, गोंडवाना लैंड और तैतीस सागर से। ध्यान रखना अंगारा लैंड का कहीं उल्लेख नहीं है, अंगारा लैंड का कोई भी भाग राजस्थान से संबंधित नहीं है। फिर गोंडवाना लैंड के कौन कौन से भाग है, तो आपका आंसर हो जाएगा अरावली और हड़ौती का पठार। फिर बात करते हैं हम तैतीस सागर की। तो तैतीस सागर के राजस्थान में कौन कौन से अवशेष है, तो आपका आंसर हो जाएगा पूर्वी मैदानी प्रदेश और पश्चिमी मरुस्थलीय भाग। अब प्रश्न कई बार सीधा ऐसे पूछ लिया जाता है कि राजस्थान का पश्चिमी मरुस्थलीय भाग जो है वो तैतीस सागर का अवशेष है, इसके प्रमाण क्या है, यानी क्या प्रमाण है जिनके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है, मरुस्थलीय भाग है, वो तैतीस सागर का अवशेष है। तो ऐसी कंडीशन में आपका आंसर जो होगा वो होगा राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाई जाने वाली खारे पानी की झीलें। यानी खारे पानी की जो झीलें हैं वो मैक्सिमम राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाई जाती है। और यदि जिले की दृष्टि से हम बात करें तो सबसे ज्यादा खारे पानी की झीलें पाई जाती है नागौर जिले में। इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। यानी पश्चिमी मरुस्थल जो है वो तैतीस सागर का ही अवशेष है। इसका क्या प्रमाण है, प्रश्न पूछा जा चुका है एग्जाम में। तो आंसर होगा इसका कि राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाने वाली खारे पानी की झीलें इस बात को प्रमाणित करती है कि राजस्थान जो है उसका पश्चिमी भाग या पश्चिमी मरुस्थल हिस्सा रहा है किसका, तैतीस सागर का, या उसका निर्माण हुआ है किससे, तैतीस सागर से। फिर यही इनका निर्माण का क्रम हो जाएगा, यह हो जाएगा इनका निर्माण का क्रम, निर्माण का क्रम। अब प्रश्न सीधा सीधा आपसे यहां से दो तीन प्रकार से पूछा जा सकता है। पहला कैसे पूछा जा सकता है, पहला पूछा जा सकता है राजस्थान का सबसे प्राचीनतम भाग, तो आपका आंसर होगा अरावली। फिर आगे पूछा जा सकता है राजस्थान का सबसे नवीनतम भाग, तो आपका आंसर हो जाएगा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। अब अरावली पर्वतमाला जो है यह विश्व की जो प्राचीनतम वलित पर्वतमालाएं हैं उनमें गिनी जाती है। और सीधा सीधा अरावली को लेकर बहुत बार एग्जाम्स में प्रश्न पूछा गया है कि विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमालाओं में कौन शामिल है। तो ऐसी कंडीशन में आपका आंसर होगा अरावली पर्वतमाला विश्व की प्राचीनतम जो वलित पर्वतमालाएं हैं उनमें शामिल है। और प्रश्न यदि आपसे यह पूछा जाए कि राजस्थान का सबसे नवीनतम भाग कौन सा है, तो ऐसी कंडीशन में आपका आंसर होगा पश्चिमी मरुस्थलीय भाग। फिर पश्चिमी मरुस्थलीय भाग तैतीस सागर का अवशेष है। इसके प्रमाण भी राजस्थान के जो पश्चिमी भाग है उनमें यदि हम देखें तो एक तो खारे पानी की झीलें होगी, दूसरा हो जाएगा ये चूना पत्थर हुआ, जिप्सम हुआ, यानी ऐसे खनिज जो प्रमाणित करते हैं कि राजस्थान जो है वो तैतीस सागर का ही अवशेष था। फिर आगे प्रश्न आपसे तीसरी टाइप का जो यहां से बन सकता है
वो बन सकता है कि राजस्थान के ये चारों प्रदेश दे देंगे। मान लो नाम दे दिया 1, 2, 3 और 4, और इनको आपको बोल दिया कि इनको कालानुक्रम से जमाओ, यानी सबसे पहले कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन। तो ऐसी कंडीशन में आपका आंसर हो जाएगा, सबसे पहले निर्माण हुआ अरावली का, फिर निर्माण हुआ हड़ौती के पठार का, फिर निर्माण हुआ पूर्वी मैदानी भाग का, और फिर निर्माण हुआ पश्चिमी मरुस्थलीय भाग का। तो आंसर हो जाएगा आपका 1, 4, 3, 2। यानी एनालिटिकल अप्रोच के जो प्रश्न होते हैं उनमें आपसे इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। फिर यदि हम बात करें तो प्रायद्वीपीय भारत जो है उसका हिस्सा माना जाता है अरावली और हड़ौती के पठार को, साथ ही साथ भारत का उत्तर का जो विशाल मैदान है उसका हिस्सा माना जाता है पूर्वी मैदानी प्रदेश और पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। यानी प्रश्न कैसे कैसे बन सकते हैं, एक बार फिर रिवाइज कर देता हूं। गोंडवाना लैंड के हिस्से कौन कौन से, अरावली पर्वतमाला और हड़ौती का पठार। 33 सागर के हिस्से कौन कौन से हैं, पूर्वी मैदानी प्रदेश और पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। फिर इनके निर्माण का जो क्रम है वो सेम यही है। फिर भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग है, प्रायद्वीपीय पठार जो है उसके भाग कौन कौन है, तो अरावली और हड़ौती। और भारत का जो उत्तर का विशाल मैदान है उसके भाग कौन कौन से हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपका आंसर हो जाएगा पूर्वी मैदानी प्रदेश और पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। फिर हम बात करते हैं कि राजस्थान जो है उसकी स्थिति ग्लोब के रेस्पेक्ट में क्या है और भारत के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति क्या है। यानी ग्लोब पर अपन राजस्थान की स्थिति देखें तो वो कहां आएगी, और भारत के संदर्भ में यदि हम स्थिति देखें तो वो कहां आएगी। तो ध्यान रखना, सबसे पहले बात करते हैं हम ग्लोब के रेस्पेक्ट में। ग्लोब के रेस्पेक्ट में देखें तो ग्लोब को हम 4 भागों में डिवाइड करते हैं। यानी आपकी जो खड़ी रेखाएं हैं इन रेखाओं को बोला जाता है देशांतर रेखाएं, इनको बोला जाता है देशांतर रेखाएं। और ये जो रेखाएं हैं इनको बोला जाता है अक्षांश रेखाएं। यानी लेटी हुई जो रेखाएं हैं उनको हम बोलेंगे अक्षांश रेखाएं, और खड़ी जो रेखाएं हैं इनको बोला जाता है देशांतर रेखाएं। अब इनका यूज क्या होता है, तो कभी हम जब वर्ल्ड ज्योग्राफी में चर्चा करेंगे उस समय हम इन पे विस्तृत चर्चा करेंगे। सबसे पहला तो जो इनका प्रयोग है वो है किसी भी स्थान की स्थिति दिखाने के लिए हम इन रेखाओं का प्रयोग करते हैं। फिर अगला जो प्रयोग है वो अक्षांश रेखाएं जो होती है वो किसी भी स्थान की जलवायु को इंडिकेट करती है। यानी किसी स्थान की जलवायु कैसी होगी उसका निर्धारण हम अक्षांश के आधार पर कर सकते हैं, और किसी भी स्थान के समय और तिथि का जो निर्धारण किया जाता है वो देशांतर रेखाओं के आधार पर किया जाता है। तो सीधे आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जलवायु का निर्धारण अक्षांश रेखाओं के द्वारा और स्थिति, समय और तिथि का निर्धारण देशांतर रेखाओं के द्वारा किया जाता है। अब देखो ये हो गया अपना ग्लोब। इस ग्लोब में यदि हम बात करें तो उत्तर की तरफ, ऊपर की तरफ हम लिख देंगे उत्तर दिशा, और उत्तर के जस्ट अपोजिट में होता है आपका दक्षिण। फिर यदि हम बात करें इस दिशा में, ये हो जाएगी पश्चिम दिशा और ये हो जाएगी पूर्व दिशा। अब इसको नाम देते हैं हम 0 डिग्री देशांतर, और इसको नाम देते हैं हम 0 डिग्री अक्षांश, या जिसको भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ 0 डिग्री देशांतर जो है इसको हम ग्रीनविच रेखा के नाम से भी जानते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो अब 0 डिग्री जो अक्षांश है इससे ऊपर की तरफ यदि हम जाएंगे, यानी इससे ऊपर की तरफ यदि हम चल रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में अक्षांश के आगे शब्द प्रयोग में लाया जाएगा उत्तरी अक्षांश। साथ ही साथ इससे यदि हम दक्षिण दिशा में चल रहे हैं तो अक्षांश के लिए शब्द प्रयोग में लाया जाएगा दक्षिणी अक्षांश। फिर सेम यही बात देशांतर के लिए है। यदि देशांतर से पूर्व दिशा की तरफ हम चल रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में उसके देशांतर के आगे शब्द जो प्रयोग किया जाएगा वो किया जाएगा पूर्व, यानी पूर्वी देशांतर। और यदि हम इससे पश्चिम की दिशा में चल रहे हैं तो उसके लिए देशांतर के आगे शब्द प्रयोग करेंगे हम पश्चिमी देशांतर। यानी यदि आप देशांतर 0 डिग्री जो देशांतर है
उससे पूर्व की तरफ जा रहे हो तो ऐसी कंडीशन में उसके लिए हम शब्द प्रयोग करेंगे पूर्वी देशांतर, और यदि आप पश्चिम की तरफ जा रहे हो तो उसके लिए हम शब्द प्रयोग करेंगे पश्चिमी देशांतर। वही बात अक्षांशों के लिए, यदि आप अक्षांशों में विषुवत रेखा के उत्तर की तरफ जा रहे हो तो ऐसी कंडीशन में उसके लिए हम शब्द प्रयोग करेंगे उत्तरी अक्षांश, और यदि हम दक्षिण दिशा में जा रहे हैं तो उसके लिए हम प्रयोग करेंगे दक्षिणी अक्षांश। फिर भारत या राजस्थान की स्थिति जो है वो यहां है, यानी यहां ये अपनी भारत और राजस्थान की स्थिति है। ये मान लेते हैं हम हमारा भारत, और या राजस्थान मान लेते हैं कि ये हमारा राजस्थान। तो अब यदि अक्षांश और देशांतरीय विस्तार की बात करें हम, तो अक्षांश और देशांतरीय विस्तार में चाहे भारत का देखें और चाहे राजस्थान का देखें, अक्षांशीय विस्तार जो होगा वो हमेशा, देखो अक्षांश की किस दिशा में आ रहा है, उत्तरी दिशा में आ रहा है, तो एक चीज आप गांठ बांध लेना कि हमेशा चाहे भारत का पूछे और चाहे राजस्थान का पूछे, अक्षांशीय विस्तार जो होगा उसके आगे हमेशा क्या शब्द आएगा, उत्तरी शब्द आएगा। साथ ही साथ यदि बात करें हम देशांतरीय विस्तार की, तो ये देशांतर 0 डिग्री देशांतर से किस दिशा में चल रहे हैं, पूर्व दिशा में। तो देशांतर के आगे हमेशा, चाहे भारत के रेस्पेक्ट में हो चाहे राजस्थान के रेस्पेक्ट में हो, हमेशा देशांतर के पहले क्या लगेगा, पूर्वी देशांतर। यानी भारत की बात करूं चाहे राजस्थान की बात करूं, अक्षांशीय विस्तार जो होगा वो उत्तरी अक्षांश से उत्तरी अक्षांश के बीच ही चलेगा, और देशांतरीय विस्तार जो होगा वो पूर्वी देशांतर से पूर्वी देशांतर के बीच ही चलेगा। फिर यदि हम बात करें राजस्थान की भारत के संदर्भ में कि सर भारत के संदर्भ में राजस्थान की क्या स्थिति है, तो ध्यान रखना यदि भारत के संदर्भ में हम राजस्थान की स्थिति की बात करें तो भारत के संदर्भ में राजस्थान की जो स्थिति है वो है राजस्थान भारत के, यदि भारत को हम इस प्रकार से देखें तो भारत के कौन से हिस्से में राजस्थान पड़ रहा है, क्योंकि यहां जो आएगा वो आपका राजस्थान आएगा। ये राजस्थान। ऐसी कंडीशन में यदि अब मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताइए भारत के किस हिस्से में पड़ रहा है, तो आपका आंसर होगा ये देखिए, ये उत्तर दिशा और ये पश्चिमी दिशा। तो भारत के रेस्पेक्ट में यदि हम राजस्थान की स्थिति की बात करें तो भारत के रेस्पेक्ट में राजस्थान की जो स्थिति है वो स्थिति है उत्तरी पश्चिमी, यानी भारत की उत्तर पश्चिम दिशा में कौन सा राज्य स्थित है, तो वो हो जाएगा आपका राजस्थान। या ग्लोब की दृष्टि से हम बात करें तो ग्लोब पर चाहे भारत की हो चाहे राजस्थान की हो, स्थिति कौन सी हो जाएगी, उत्तरी पूर्वी। यानी ग्लोब पर उत्तरी पूर्वी दिशा में अवस्थित है। उत्तरी पूर्वी दिशा में अवस्थित होने का मतलब कि यदि हम अक्षांश प्रयोग में लेंगे तो अक्षांश के आगे हमेशा क्या आएगा, उत्तरी आएगा, और यदि हम देशांतर प्रयोग करेंगे तो उसके आगे हमेशा क्या आएगा, पूर्वी देशांतर। फिर भारत के संदर्भ में यदि बात करें तो भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित है कौन, राजस्थान। फिर आगे जो प्रश्न पूछा जा सकता है वो पूछा जा सकता है क्षेत्रफल को लेकर। तो यदि राजस्थान के क्षेत्रफल की हम बात करें तो राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, जो कि भारत के क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर का या वर्ग किलोमीटर का लगभग 10.41% है, लगभग 10.41%। यह प्रश्न बहुत बार एग्जामों में पूछा जा चुका है और सीधा ही पूछा जा चुका है कि राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो आपका आंसर होगा 10.41%। फिर अगला प्रश्न पूछा जाता है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य, ऐसी कंडीशन में भी हमारा आंसर होगा राजस्थान। हालांकि जनसंख्या में जब जनगणना के आंकड़े आए थे उस समय हमारी जो स्थिति थी वो थी 8वें स्थान पर, लेकिन आपको पता हो तो 2 जून 2014 को जब आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हो गया, उसके बाद हमारी स्थिति जो है जनसंख्या में वो है 7वीं। यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य, तो आपका आंसर होगा राजस्थान। फिर भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत राजस्थान में है, तो आपका आंसर हो जाएगा 10.41।